हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 परीक्षा के लिए टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये जीके और जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये दोस्तों जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। ठीक, किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है केरल, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है बिहार और डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जन्म दर वाला जो राज्य है दोस्तों वो है केरल, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों पूछ दे कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों वही पूछ दे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य दोस्तों वो है गोवा है। ठीक, लेकिन वही दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि दूसरे स्थान पर आता है वो आता है बिहार आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक, दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन, साउथ एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है हमसे वही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों फिलहाल में जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ पे, काठमांडू में, जो कि ये दोस्तों नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे, नेपाल में। और दोस्तों इस सार्क का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ दोस्तों, ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे, ढाका। वहीं पे क्या हुआ था कि 1985 में दोस्तों इस सार्क का स्थापना हुआ था। ठीक, चलिए दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिलहाल में सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू में, जो कि नेपाल में पड़ता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ काली, बी में दिया हुआ शिवालिक और सी में दिया हुआ देहरादून और डी में दिया हुआ कुमाऊं। तो दोस्तों हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत जो श्रेणी है वो कौन सी है, वो है शिवालिक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, जो कि यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने क्वेश्चन समझा रहे हैं सभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में दिया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में दिया महात्मा फुले और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एमजी रनाडे। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम राजा राम मोहन राय को मानते हैं, क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय जो थे वो 1828 ईस्वी में, 1827 या 28 ईस्वी में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कौन सा समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जिन्हें भारतीय समाज और धर्म सुधारक कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन बी जो है दोस्तों इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया है नर्मदा, बी में दिया है गोदावरी, सी में दिया है महानदी और डी में दिया है कावेरी। तो दोस्तों हम आपको बता दें ऑप्शन बी में दिया है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो है गोदावरी। इसकी जो दूरी है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 1465 किलोमीटर इस गोदावरी नदी का लंबाई है दोस्तों। और ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ पे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में ये गोदावरी नदी जाकर मिलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ठीक, देखिए इसमें चार ठो ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है जिंक, बी दिया है सीसा और सी दिया हुआ है कार्बन और डी दिया है टीन। तो दोस्तों जो एक स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक कौन सा है, वो एक मिश्र धातु से मिलकर बनाता है, जो कि दोस्तों क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनाता है। कौन सा, क्रोमियम और निकिल के मिश्र धातु से दोस्तों हम
स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं और उसमें कठोरता लाने के लिए दोस्तों कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे सी है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने के लिए हम कार्बन मिलाते हैं दोस्तों, जिससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो कि दोस्तों क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से बनती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा इसको जूम कर ले दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर ले। इसमें कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि किसके कारण खाद्य पदार्थ जो पौधा है दोस्तों अपना भोजन बनाता है। तो ऑप्शन ए में दिया जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी में दिया फ्लोएम, और ऑप्शन सी में दिया क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन सी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पौधा होता है वो अपना भोजन दोस्तों फ्लोएम द्वारा बनाता है, जिसका हम कहते हैं पोषवाह। पोषवाह दोस्तों, जाइलम फ्लोएम का मुख्य कारण ये होता है कि जो पौधा दोस्तों जो पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाता है वो अपने जड़ और तनों तक उसको पहुंचाने का कार्य को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो हमको यही पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। जो पौधा पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाता है वो किसके द्वारा अपने जड़ और तने तक पहुंचाता है? तो वो होता है दोस्तों फ्लोएम द्वारा अपने खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों तक वो भोजन को पहुंचाता है, जिसकी प्रक्रिया को हम फ्लोएम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे दोस्तों हम वॉशिंग मशीन कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों अपकेंद्रीकरण के कारण, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़े धोने की जो मशीन या जिसे हम वाशिंगटन कहते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है। ठीक, देखिए इसमें ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 1000 स्त्रियों पर पुरुष संख्या, ये नहीं होगी, ये गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों लिंगानुपात निकालने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि महिलाओं की संख्या बटा दोस्तों पुरुषों की संख्या लिखकर गुणा 1000 से हम गुणा कर देंगे तो हमें लिंगानुपात प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ ये है, ऑप्शन बी में दिया है, जो कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब कि 1000 पुरुष पर कितने महिला हैं, यही दोस्तों लिंगानुपात कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। इसमें आप पहला दिया लेड सल्फेट, दो दिया दोस्तों जिंक सल्फेट, यहाँ पे सी दिया पोटेशियम सल्फेट, और डी दिया सोडियम सल्फेट। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया दोस्तों, लेड सल्फेट। ये जो लेड सल्फेट है दोस्तों ये जल में घुलनशील है, घुलनशील नहीं है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड सल्फेट जल में घुलनशील नहीं होता है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट जो दोस्तों यहाँ पे जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय कठोर काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में दिया विरंजक, ऑप्शन बी में दिया उपचयन, ऑप्शन सी में दिया अधिशोषक, और डी में दिया यूनिकरण द्वारा। तो इसका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन सी में दिया दो अधिशोषक द्वारा। अधिशोषक विधि के द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया दो अधिशोषक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चेरनोबिल जो विपदा था ये एक परमाणु आपदा था। ये क्या हुआ था दोस्तों कि यूक्रेन में एक शहर है चेरनोबिल, वहाँ पे दोस्तों परमाणु संयंत्र में दोस्तों विस्फोट हो गया था, जिसके कारण उसके आसपास में पूरा दोस्तों
रेडियोधर्मी तत्व जो दोस्तों फैल गए थे। इसी के कारण दोस्तों इस इसी कारण दोस्तों यहाँ पे चर्बोनिल महाविपदा हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया तेल छितराव के कारण, ऑप्शन बी में दिया अम्ल वर्षा के कारण, सी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रेडियोधर्मी अपशिष्ट के कारण, जो कि यही ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो परमाणु दोस्तों विस्फोट हुआ था वो, तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे जो भी उसके चारों जो एरिया थे उसमें रेडियोधर्मी तत्व दोस्तों वो फैल गए थे, इसीलिए इसको रेडियोधर्मी अपशिष्ट कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी में है, यही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। ठीक, ऑप्शन ए में दिया प्लूटोनियम, बी में दिया है जस्ता, सी में दिया है थोरियम और डी में दिया है रेडियम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो केरल के तट है वहाँ पे मोनोजाइट नामक दोस्तों रेत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा रेत? मोनोजाइट नामक रेत जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उसी मोनोजाइट नामक रेत में दोस्तों थोरियम पाया जाता है। और ये जो थोरियम दोस्तों ये रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी तत्व है, जिसके कारण केरल के तट प्रदूषित हो रहे हैं। किसके कारण? थोरियम के कारण। और ये थोरियम कहाँ पाया जाता है? जो कि केरल के तटों पर मोनोजाइट नामक प्रचुर मात्रा में रेत पाया जाता है, और उसी रेत में थोरियम पाया जाता है। इस थोरियम के कारण ही केरल के तट प्रदूषित हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। ठीक, यहाँ पे ए में दिया हुआ है बड़ी आंत, बी दिया है गुर्दे जिसे वृक्क कहते हैं, सी दिया है फेफड़े और डी दिया है जिगर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब दोस्तों समझिए, उत्सर्जन का मतलब निकालना। स्तनधारियों में दोस्तों जो भी दोस्तों इंसान हो गया, जितने भी स्तनधारी हैं उसमें के अंदर जितने भी कचड़े होते हैं, जैसे कि मलमूत्र हो गया दोस्तों, उसको किसके रूप में बाहर निकालते हैं? जो कि स्तनधारियों के अंदर जो भी दोस्तों गंदे पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए तो दोस्तों वो होता है गुर्दा। इसे गुर्दे के द्वारा निकालता है, जिसे वृक्क या किडनी कहते हैं। ठीक, ये किडनी क्या करता है दोस्तों? जो स्तनधारियों में जो कचड़े होते हैं, जो मलमूत्र के रूप में दोस्तों ये गुर्दा जो होता है छान कर इसे बाहर निकाल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक, किस कृषि उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति जो है दोस्तों वो कृषि उत्पादन से संबंधित है, और ये समावेशी विकास से संबंधित है। कौन से संबंध से? विकास से। तो समावेशी विकास से संबंधित था। कौन? द्वितीय हरित क्रांति। ये कृषि उत्पादन से संबंधित है और ये समावेशी विकास से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। ठीक, किस कारण से वर्षा होती है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया पश्चिम विक्षोभ के कारण, बी में दिया चक्रवाती अपदाब के कारण, सी में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और सी में दिया निर्वतनी मानसून। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल मतलब ठंड के मौसमों में किस कारण से वर्षा होती है? तो ये ऑप्शन ए में दिया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है दोस्तों? यही जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ जो कि दोस्तों भूमध्य सागर से जो दोस्तों ठंड हवाओं के कारण वर्षा होती है, और ये दोस्तों तूफानी हवा होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक, तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? तो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? जो कि भूमध्य सागर से दोस्तों जो ठंड हवाएं चलती है, जिसके कारण से जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी दिया अलाफोसो डी अल्बुकर्क, और सी दिया फ्रांसिस कैरन, और डी दिया फ्रांसिस मार्टिन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन ए में दिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो दोस्तों ये पुर्तगाल का दोस्तों एक नेता था। और भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली या भारत में सबसे पहला विदेशी जो आया था वो कौन था? तो वो था वास्को डिगामा, जो कि दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। और ये कब आया था? 1998 में भारत आया था। ठीक, उसके दोस्तों
4-6 साल बाद ये फ्रांसिस डी अल्मीडा था जो दोस्तों ये 1504 ईस्वी में भारत में आया और ये ब्लू वाटर पॉलिसी का दोस्तों शुरू किया था। इसका मेन उद्देश्य था कि समुद्री साम्राज्य को स्थापित करना और ये 1509 ईस्वी में दोस्तों ये भारत से चला गया। उसके बाद 1509 में बाद दोस्तों अलाफोसो डी अल्बुकर्क आया था। किसके बाद? अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आया। किसमें? 1509 ईस्वी में। ठीक, चलिए दोस्तों, आशा करती हैं क्वेश्चन आप समझ गए। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके लिए किसने बनाया था दोस्तों? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनाया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि समुद्री साम्राज्य को स्थापित करना। इसलिए ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की डॉट 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 यहाँ पे दिया है और भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि भारतीय भाषाओं की सूची प्रदान करती है। किस अनुसूची में? आप पहला दिया 11वीं अनुसूची, बी दिया 4थी अनुसूची, सी दिया 12वीं और डी दिया हुआ 8वीं अनुसूची। तो देखिए जो दोस्तों भारतीय गणराज्य की जो राज्यिक जो भाषा है, राज्यिक भाषा जो है, राज्यिक भाषा, वो 8वीं अनुसूची में है। और यहाँ पे 8वीं अनुसूची में और इस टाइम फिलहाल में दोस्तों 22 राज्यिक भाषाएं हैं। कितने? 22 और ये 8वीं अनुसूची में है। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 19 के अधीन, बी में दिया अनुच्छेद 20 के अधीन और सी दिया अनुच्छेद 21 के अधीन और यहाँ पे डी दिया हुआ है अनुच्छेद 18 के अधीन। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन आता है और ये निजता का अधिकार हमें क्या क्या अधिकार देता है? जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा देता है? यहाँ पे अनुच्छेद 21 देता है, जो कि दोस्तों ये भाग 3 में आता है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 3 में ये दोस्तों अनुच्छेद 21 आता है, जो कि निजता का अधिकार है। और निजता का अधिकार के अंतर हमें दोस्तों जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, जो कि अनुच्छेद 21 में और ये भाग 3 में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ठीक, ए में दिया थॉमस रो, बी में दिया है विलियम हॉकिंस, सी में दिया इब्न तुता और डी में दिया मानुची। तो दोस्तों यहाँ पे इटली का एक लेखक था या यात्री कहें या लेखक था, जो कि मानुची नाम था उसका। इसने शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, मानुची। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ठीक, मंगल ग्रह के दोस्तों 2 उपग्रह है और उस दोनों उपग्रह का नाम है, एक का नाम है दोस्तों फूबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। फोबोस और डिमोस, जो कि ये मंगल ग्रह का दोस्तों उपग्रह है। और मंगल ग्रह को दोस्तों हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। चलिए अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 35वें, बी में दिया 37वें और डी में दिया 40वें और यहाँ पे सी में दिया 40वें और डी में दिया 42वें। तो भारतीय कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी में दिया 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 42वां जो संविधान संशोधन था, इसी में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब फिलहाल में 21 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कौन सी पाली जो है वो श्रवण से संबंधित है? किससे? श्रवण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में दिया ललाट पाली, बी में दिया भीतरी पाली, सी में दिया शंख पाली और यहाँ पर डी में दिया अनुपाल पाली। तो देखिए यहाँ पे जो मानव मस्तिष्क का दोस्तों, यहाँ पे जो शंख पाली है, मानव मस्तिष्क का जो शंख पाली है, जो कि श्रवण से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है। और ये दोस्तों जो शंख पाली जो होता है ये कान से संबंधित है, जो कि आवाज़ सुनने के लिए कान से संबंधित ये कौन सा है दोस्तों? शंख पाली, जो कि श्रवण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से
मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया उरेथ्रा, बी में दिया उरेटर, सी में दिया ब्लैडर और डी में दिया रेनल पोल्विस। ठीक, तो देखिए जो दोस्तों क्या कह रहा है कि हाँ मूत्राशय मूत्राशय मूत्र को शरीर उथे उरेथ्रा एक नली होती है, उरेथ्रा नामक एक नली होती है जिसके माध्यम से मूत्र को मूत्राशय बाहर जाता है। ठीक, ऑप्शन ए जो होगा यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि डाट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इसीलिए ये आप नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया महाधिवक्ता। जो दोस्तों महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन? उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक, और यहाँ पे सी दिया दोस्तों राज्यपाल को दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यहाँ पे डी दिया महान्यायवादी को दोस्तों कौन नियुक्ति करता है? इसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया महाधिवक्ता जो है इसे उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है यही सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी 25 क्वेश्चन बताएं ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।